हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरमाया लर्न टू अर्न एपिसोड। ये जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है लर्न टू अर्न सीरीज़ की सरमाया के यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसके अंदर हम जो हमारे प्रॉफिटेबल स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनकी जर्नीज़ को आपके साथ शेयर करते हैं कि वो किस तरह की जर्नी से पहले गुजर रहे थे कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने से पहले, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका सारा सफ़र किस तरह से रहा, और पोस्ट ट्रेनिंग वो किस तरह से अपने इस पूरे स्किल सेट को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इन लर्न टू अर्न सीरीज़ को बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि एजुकेशन के इम्पोर्टेंस किसी भी लाइफ के सेक्टर के अंदर कितनी ज़्यादा होती है, रादर कि आप पहले इकोसिस्टम को समझे बगैर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएं। बेहतर ये होता है कि आप पहले एक नॉलेज किसी भी सिस्टम के बारे में गेन करें और फिर उस सिस्टम को समझने की कोशिश करें, और फिर जाके उसके अंदर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आज की एपिसोड के अंदर हम इनवाइट करते हैं हमारे बैच 2 के बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स रहे हैं, और इनका नाम वकास है। हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इनकी ट्रेडिंग की जर्नी या इन्वेस्टमेंट की जर्नी किस तरह से रही, क्या-क्या उसके अंदर रोलर कोस्टर इनके एवेन्यूज़ रहे। तो पूरी आइए इनसे हम इनकी जर्नी को डिस्कस करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, क्या हाल है आपका? जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएँ ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र, वकास भी ठीक-ठाक। वकास भाई, थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? आप क्या काम करते हैं? और किस तरह से आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, और फिर उसके बाद क्रिप्टो पे भी आएँगे, लेकिन किस तरह से आपको इन चीज़ों का शौक पैदा हुआ? जी, सलमान भाई मैं बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मोस्ट ऑफ माय लाइफ जो है मैंने एक टॉप फर्म में गुजारी है इन दुबई। और वहाँ पे रीजनेबल सक्सेस के बाद मैंने सोचा कि पाकिस्तान में कुछ किया जाए, तो आई स्टार्ट सम बिजनेसेस। सो यू कैन से दैट बाय क्वालिफिकेशन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय प्रोफेशन ए स्मॉल बिजनेसमैन। और इस बिजनेस के दौरान मेरे पास फंड्स होते थे जो मुझे कहीं इन्वेस्ट करने होते थे, तो PSX वाज वेयर आई वांटेड टू पार्क देम, क्योंकि वो ग्रो कर रही थी। लेकिन उसमें एक मिसिंग पीस था कि फंडामेंटल्स तो समझ आते थे कुछ ना कुछ, लेकिन कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है, तो वो मिसिंग पीस सॉर्ट करते करते मैं सरमाया तक पहुंचा और फिर फराज भाई के टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में पहुंचा, और जो कि मैंने जी। लास्ट नवंबर में हमारा ख़त्म हुआ था। एंड इट वाज ए आई मीन इट्स ए ग्रेट कोर्स एंड हाईली रिकमेंडेड कोर्स है, और उससे मुझे यहाँ मैं पहुंचा। इस सही, सही। जी। तो इस पूरी जर्नी के अंदर जो आपकी रही, उससे पहले कोई आपका एक्सपीरियंस था ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का? और फिर उसके बाद क्रिप्टो का आपको कैसे पता चला कि ये भी डोमेन है, इसको भी समझना है? क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं क्रिप्टो में जो आ रहे होते हैं, वो अपने हाथों को कहते हैं ना कि बर्न करके आए होते हैं। तो कैसे आपको ये हुआ कि आप क्रिप्टो के अंदर आएँ, इस जी, इकोसिस्टम को समझें? सलमान भाई इससे पहले मेरा नहीं था कोई इतना एक्सपीरियंस इन्वेस्टिंग इन बिजनेसेस। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं वो कर भी रहा था छोटे छोटे, लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट्स क्रिप्टो इकोसिस्टम में इन्वेस्टमेंट्स का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। तो टेक्निकल के कोर्स के बाद मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की स्पॉट के ऊपर, जो कि मैंने क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट टाइप की थी 3 मंथ्स के लिए। दे वेंट प्रीटी वेल, बट एट द सेम टाइम आई स्टार्टेड ट्रेडिंग विच डिडंट गो दैट वेल। तो मैंने समझा कि यार ये इकोसिस्टम में ना क्रिप्टो की ट्रेडिंग में कुछ फर्दर चीज़ें हैं जो मुझे समझनी है। तो आई वाज लकी कि आपने 2 सेशन किए पूरी कम्युनिटी के साथ तब, एंड आफ्टर दैट यू लॉन्च द कोर्स, एंड आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड टू गेट इनटू द कोर्स, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा विद सम एक्सपीरियंस अंदाज़ा था कि पेइंग अप फ्रंट इज़ ऑलवेज बेटर देन बर्निंग एंड गेटिंग, क्योंकि आपको बर्निंग के साथ एक साइकोलॉजिकल हिट मिलती है। यू रन अवे फ्रॉम दैट, मतलब आपको हर्ट कर दे कोई चीज़, आप उसकी तरफ जाते भी नहीं है। व्हाई डोंट यू गेट सम एजुकेशन बेसिक, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन लें, और कम से कम ABC तो आती हो ना आपको। तो दैट्स व्हाई आई एंडेड अप इन द क्रिप्टो कोर्स। एग्जैक्टली exactly। और सरमाया की कोर वैल्यूज़ में भी हमारा ये है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर हमारा जो मेन फोकस होता है वो एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है। क्योंकि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग या उससे जो पैसा बनाना है वो एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो ये भी जो कोर्स मैंने प्रॉपरली पूरा डिज़ाइन किया सरमाया के प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमारा फोकस मेरा यही था इसके अंदर कम्प्लीटली कि एजुकेट किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो को बहुत ही गलत परसेप्शन से देखा जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है। क्योंकि इसकी परसेप्शन भी थोड़ी-सी डिफरेंट है, कि ये हाईली वोलेटाइल एसेट क्लास है, जो कि ये बिल्कुल है, लेकिन कहीं से भी ये जो फाइनेंशियल हमारी मार्केट्स हैं, ट्रेडिशनल मार्केट्स, जी हमारे पास यूएस की स्टॉक मार्केट्स आती हैं, उनके अंदर क्योंकि उनका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा होता है, उनको मूव करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। क्रिप्टो का मार्केट कैपिटल थोड़ा-सा कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसको मूव ज़्यादा तेज़ी से किया जा सकता है, ये बहुत वोलेटाइल होती है। लेकिन अगेन अगर इस इकोसिस्टम को सब, क्योंकि मैं हमेशा क्रिप्टो इकोसिस्टम की बात करता हूँ,
क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, बहुत सारे और भी एवेन्यूज़ हैं, बहुत सारी इनकम स्ट्रीम्स हैं, और तो जो कि हम डिस्कस करते होते हैं अपनी एजुकेशन के अंदर, अपने पूरे कोर्स के अंदर। तो किस तरह से आपकी जर्नी चली, फिर क्रिप्टो में आप आए, और ये पूरी जर्नी कोर्स के दौरान क्या थी? वो क्या-क्या एवेन्यूज़ थे जो आपने फिर सोचे और आपने किए? चाहे वो ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, पैसिव इनकम हो या स्कैम्स हो, तो किस चीज़ ने आपको कह लें कि एक किक दी कि आपको लगा कि यार ये चीज़ है और मैं इसको लेकर चलता हूँ, और आप उसको लेकर चले? जी। अच्छा, कोर्स में ना, कोर्स में इतने ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स और इनकम जनरेशन आइडियाज़ हैं कि आई मीन यूजुअली हम समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ही एक आइडिया है, लेकिन इस कोर्स के बाद पता चला इसका हमें तो टिप ऑफ द आइसबर्ग पता है सिर्फ। आइसबर्ग पूरा तो छुपा हुआ है जो किसी को भी नहीं पता। वो इकोसिस्टम को समझेंगे तो उसमें पता चलेगा। इसमें इतनी ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स हैं, इसमें ट्रेडिंग जो एक तो नॉर्मल ट्रेडिंग है कि एनएफटी को ट्रेड कर सकते हैं आप, गेमिंग की रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स मिल गई। ओवरवेल्म था मैं कि इतना ज़्यादा कुछ मिल गया, अब इसमें से चूज़ कैसे करना है। तो फिर मैंने कहा कि फंडामेंटल्स इज़ ए पॉइंट, जहाँ भी कहीं बात फंडामेंटल्स की आती है तो फंडामेंटल्स तो फर्स्ट ब्लॉक होना चाहिए ना, वो समझ आएंगे, देन हम उसकी बेस पे पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे, एंड देन विल इन द पोर्टफोलियो विल फाइंड द स्टार्स, एंड देन उसको ट्रेडिंग करेंगे। तो मैंने इस तरह एक ना फ्लो बना लिया कि आई स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स, देन आई मूव टू द पोर्टफोलियो। रिस्क मैनेजमेंट को करते करते मैं ट्रेडिंग पे बाद में पहुंच जाऊंगा, आई मेक मनी देयर एज वेल, बट आई मतलब एक बेसिक फाउंडेशन तो ठीक की जाए ना। तो इस तरह था। और फिर इसके दौरान पैसिव इनकम के आइडियाज़ थे, इसमें टोकनाइजेशन के आइडियाज़ थे, जो कि होपफुली बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, अब तो हो भी रही हैं बहुत ज़्यादा। तो हुँ, हुँ, बिल्कुल। और बिल्कुल, ऐसा ही है, और इसमें आप ये थोड़ा-सा बताएँ कि जब आपने इकोसिस्टम को समझा और उसमें आपको बहुत सारे एवेन्यूज़ देखने को मिले, बहुत सारी स्ट्रीम्स मिली, बहुत सारे आपको मिले कि ये भी आप पकड़ सकते हैं, ये भी, लेकिन अगेन कोई भी इंसान हर चीज़ को नहीं कर सकता, और मेरे स्टूडेंट्स को भी यही मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, और टॉप ऑफ दैट ऑन चेन एनालिसिस है, उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो जिसको जो चीज़ पसंद आती है, जिसको जो चीज़ उसके टाइम के लिहाज से, कि क्योंकि कुछ लोग जॉब्स करते हैं, कुछ लोग बिज़नेसेस करते हैं, हर किसी की अपनी कमिटमेंट्स होती है, तो जो जिसको स्वीट स्पॉट लगता है वो उस चीज़ को करे और उसको फिर मास्टर करे। और हमारी पूरी जो टीम होती है वो हेल्प करती है, मेंटोर की टीम है, वीकली सेशंस होते हैं, मिड वीक सेशंस होते हैं, जहाँ पे पूरी एक हेल्प आउट किया जाता है। तो आप मेरा आपसे जो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करूँगा कि मेनली जो मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखा है, या स्टूडेंट्स से पहले भी पूरे मुझे 8 साल इस मार्केट के अंदर हो गए हैं, लोग ज़्यादा जो स्ट्रगल करते हैं, वो कॉइन्स को चूज़ करने में करते हैं, या फिर वो बहुत सारे कॉइन्स अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। 20-20, 30-30 कॉइन्स प्रोजेक्ट्स भी मैंने देखे हैं लोगों के। तो उस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया? कोई टेक्निक्स अगर आप बताना चाहें, या किस तरह से आप लेकर चले कि आपने स्क्रूटनाइज़ करके इतना ही बड़ा पोर्टफोलियो आपका होता है, आप कैसे डिवीज़न करते हैं और किस तरह से मैनेज करते हैं? अच्छा, सलमान भाई, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग था। लोगों का शायद ख्याल होगा कि नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो मतलब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होना चाहिए। हमें पता चला कि ये बिल्कुल बात ऐसे नहीं है, और पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग के ऊपर तो पूरी एक आर्ट और साइंस का एक मिक्सचर है कि आपने आर्ट स्किल्स भी यूज़ करनी है और साइंस स्किल्स भी यूज़ करते हो। आपने पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है और उसको एक लिमिटेड नंबर तक रखना है, जहाँ तक आप उसको ट्रेस कर सकें, उससे ओवरवेल्म ना हो, आपको इन एंड आउट हुँ, हुँ। पता हो। आपने पोर्टफोलियो में जो आपके आ चुके हैं कॉइन्स, उनकी न्यूज़ भी आपको पता होनी चाहिए, उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी पता होनी चाहिए, उनके जो फर्दर कुछ भी आ रहा है मीडिया में वो भी पता होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो को हमने लिमिट किया कुछ किए, उसमें फिर हम फर्दर स्टेप्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन है। अगर एक सेक्टर नीचे जा रहा है तो यू शुड बी वेल डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से देखा पोर्टफोलियो को। पोस्ट हार्विंग है या प्री हार्विंग है, उस एंगल से देखा पोर्टफोलियो को। इसी तरह फिर प्रोजेक्ट्स को देखा कि बीटा प्लेयर्स कौन से हैं, अल्फा प्लेयर्स कौन से हैं, और शाइनिंग स्टार्स कौन से हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से अच्छे हैं। तो पोर्टफोलियो को एक बड़ा सिस्टमेटिकली डिज़ाइन किया। और अब इस सब टॉपिक्स पे जो मैंने ये 4-5 बातें की, इनके ऊपर तो बड़ी लंबी-लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली ये है कि डिफरेंट एंगल से आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं। पाकिस्तान में या जनरली क्रिप्टो की दुनिया में हियर से चलता है। हमें 3-4 हुँ, प्रोजेक्ट्स हुँ। का पता होता है, हम उसी के ऊपर सारे इन्वेस्ट किए जा रहे होते हैं। अगर हियर से नहीं है तो हाइप है। कोई चीज़ ऊपर चलेगी तो सब उसके पीछे भाग पड़ेंगे, जबकि हाइप मतलब पंप के बाद डंप आ जाते हैं, क्रिप्टो में भी आ जाते हैं, सारी दुनिया में आ जाते हैं, उसमें भी आते हैं, पेनी स्टॉक्स में भी आते हैं।
तो इसको हुँ, हुँ। पूरा अपने रिस्क मैनेजमेंट लेके किस चीज़ को कितना एलोकेट करना है। जैसे आईपीओज़ को हम बहुत कम एलोकेट करते हैं, आईपीओज़ इन द सेंस ऑफ स्टॉक मार्केट कह रहा हूँ, यहाँ पे आईडीओज़ और आईईओज़ होते हैं। तो हमने उनकी हुँ, हुँ। एलोकेशन इतनी रखी हो रही होती है कि अगर ये द अदर वे अराउंड चले भी जाएँ तो वी आर नॉट इन बिग लॉस। सो ये सारा कुछ हुँ, मिला के पोर्टफोलियो में लाना पड़ता है, एंड देन यू डिज़ाइन अ गुड पोर्टफोलियो। सो दिस इज़ द बेसिक्स। ज़बरदस्त। हुँ, हुँ। हाँ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। तो यहाँ पे जब वकास भाई बात कर रहे हैं आईडीओज़ की, आईओज़ की ये हमारे पास वो स्टेजेज़ होती हैं प्रोजेक्ट्स की जब कोई भी प्रोजेक्ट अभी उसकी जनरेशन का इवेंट नहीं हुआ होता। यानी कि अभी वो कह लें ब्लॉकचेन के ऊपर इनेबल नहीं हुआ होता। लेकिन हमें जो अपने सोर्सेज़ से जो हमारे वीसीज़ होते हैं, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, उनके साथ जो हमारी इंटरैक्शंस होती हैं, उनके साथ जो उनकी पोर्टल्स को हम अपनी ऑन चेन एनालिसिस की बेसिस पर उनकी ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि ये जो वीसी या वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है, ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर $100 मिलियन या $10 मिलियन वो मल्टीपल उसकी डिफरेंट अमाउंट्स होती हैं, वो रेज़ कर रहे हैं। तो अगर वो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर रेज़ कर रहे हैं, पैसा उनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि हम भी फिर उनके साथ इन्वेस्ट करें उस पार्ट में। क्योंकि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा होती है। रिस्क भी ज़्यादा होता है लेकिन रिवॉर्ड उसका बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारा फ़ोकस जो ट्रेनिंग के अंदर भी यही होता है कि जो क्रिप्टो के जो नेटिव प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ऊपर ही इन्वेस्ट किया जाए। क्रिप्टो नेटिव प्लेटफ़ॉर्म्स में हमारे पास बायनेंस, बायबिट या कॉइनबेस ये एक्सचेंजेस नहीं आती हैं। ये सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस हैं क्योंकि इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट्स या कॉइन्स लॉन्च होते हैं, वो लेटर ऑन द स्टेजेस पे जाके होते हैं, जब वो मैच्योर हो चुके होते हैं। लेकिन एक इमैच्योर प्रोजेक्ट के ऊपर जब आप उसको ढूँढते हैं, उसको रिसर्च करते हैं, अर्ली स्टेजेस पर, तो वहाँ पे हम अपनी एंट्रीज़ बनाने की एडवाइस भी करते हैं। वहाँ पे पोर्टफ़ोलियो को कैसे मैनेज करना है, किन-किन सेक्टर्स में करना है, ताकि जब वो यहाँ से फूट कर सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस की तरफ जाएँगे, लॉन्च होने जाएँगे, तो वहाँ पे प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली जाए और वहाँ पे 3-4x ईज़िली मिल जाता है। अब आप ये बताइए कि अभी तो पोर्टफ़ोलियोज़ बड़े रेड चल रहे हैं, नवंबर-दिसंबर के मंथ्स चल रहे हैं, लास्ट क्वार्टर काफ़ी रेड रहा है क्रिप्टो के मार्केट में। तो इस तरह की सिचुएशन में किस तरह से आपने सीखा कि कैसे आप अपने पोर्टफ़ोलियो को जो रेड हुआ है, उसको कैसे कंपनसेट कर सकते हैं किसी और सेक्टर के साथ या किस तरह से आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं? इस गिरती हुई मार्केट में कैसे आप पैसा बना सकते जी। हैं? अच्छा सलमान भाई, जो बिगेस्ट फॉल था, जो 10 अक्टूबर का फॉल था, सबको पता है, वन ऑफ द बिगेस्ट लिक्विडेशंस थी क्रिप्टो की। और मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए सीरियसली जो बैच चल रहा था और जो प्रीवियस बैच था उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। उसमें इतना मज़ा आया कि सबके कुछ रेड हो रहा है, लेकिन आपको ये पता चला कि अब आप फंस चुके हैं एक इकोसिस्टम के अंदर। अगर बुलिश होता तो हुँ, इट वाज इजी टू मेक मनी, या ये कॉइन ले लें, इसको सेल कर दें, इसमें से इधर चले जाएं। लेकिन जब बेरिश मार्केट में जाते हैं, एवरीथिंग इज रेड नाउ, ठीक है ना। और पैनिक है पूरी दुनिया में, फियर है पूरी दुनिया में, फियर इंडेक्स पहुंचा हुआ है अपनी एक्सट्रीम्स के ऊपर। अब आप कूल हुँ, एंड काम बैठे हुए हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि ये बाइंग का टाइम भी है। लेकिन आपने डीसीए बड़े एहतियात से करना है। मैंने कुछ कोलीग्स और कुछ फ्रेंड्स देखे जो डीसीए बड़ी गलती कर गए थे। वो मतलब 3800 पे ई था तो सारा ही बाय कर लिया, जबकि हमें पता था इसके तो नीचे लेवल्स हैं यार, अभी नहीं बाय करना। तो हमें बेरिश मार्केट ने इतना ज़्यादा सिखाया, फिर हमें ना डिफरेंट रेवेन्यू, अब हम कॉइन ले चुके थे, कुछ उनकी हाइप थी या उनकी किसी रीज़न की वजह से वो उस पे भी आ रहे थे, बहुत ज़बरदस्त थे, वो फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे उनके। तो हमने वो कॉइन ले लिया, अब वो भी रेड हो गए। अब वो रेड हो गए तो हमने फिर उनको देखा, ये अच्छा ये कॉइन तो मेरे पास पड़ा, अब इसकी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स क्या है, क्योंकि वो भी हमने पड़ी हुई थी। तो पैसिव इनकम स्ट्रीम्स की तरफ हम चले गए, उसमें हमने बहुत सारी ऑप्शंस निकाली, वो हम अभी डिस्कस भी कर लेते हैं, कुछ मैं बता भी दूंगा आप कहेंगे तो। बाकी इसके अलावा था कि जी अब नैरेटिव्स क्या चल रहे हैं। तो ये जो बेरिश मार्केट थी, ऑनेस्टली इट वाज अ ब्लेसिंग। इसने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क हमारा कम से कम 10 टाइम ज़्यादा करवाया, लेकिन उतना ही ज़्यादा हमें सीखने को मिला। हमें बेरिश हुँ, मार्केट में हुँ, सर्वाइव करना सीखने मिला, हमें बेरिश मार्केट में परफॉर्मेंस ढूंढना मिला, हमें पैसिव इनकम के स्ट्रीम्स मिले, हम अपने कॉइन्स को और किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह हैच कर सकते हैं। तो इट वाज ऑनेस्टली अ ब्लेसिंग। सबको रेड और फियर लग रहा था और हम बैठे हुए थे, हुँ, यार यही तो प्लेस है परचेज करने की। हमारे इंडिकेटर्स, मजे की बात है, हमारे इंडिकेटर्स भी उल्टे बने हुए हैं, जो कि लोग आम दुनिया में फियर से लोग भाग जाते हैं। तो हम बैचमेट्स के बीच यही डिस्कशन होती थी, यार फियर है, लेट्स सी व्हाट वी कैन बाय, लेट्स सी व्हाट वी कैन बाय। हुँ, तो इट हुँ। वाज एन आउट क्लास एक्सपीरियंस बेरिश मार्केट में। जी, आपने बिल्कुल यहाँ पे ठीक बात की कि अगर बुलिश सेंटीमेंट चल रहा होता है, तो लोग इतने लर्निंग की तरफ नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कोड को क्रैक कर लिया है, जी। तो जिस भी कॉइन भी जिस भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, उनका पैसा डबल वहाँ पे हो रहा है, तो वो लर्निंग की तरफ नहीं जाते।
और ये चीज़ फिर डेडली हो जाती है कि जब मार्केट जहाँ कंसोलिडेट करती हैं या डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ, वो तो प्रॉफिट टेकिंग वो नहीं कर पाते। जी, लेकिन अगर एक बेरिश सेंटीमेंट चल रहा हो, प्राइसेस जो हैं उस तरह से ऊपर ना जा रही हों, फ्रस्ट्रेट कर रही हों, मार्केट के अंदर फ़ियर बहुत ज़्यादा हो, तो वो एक स्टेज होती है कि जहाँ पे फिर एक बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो जनरेट होता है। जहाँ पे फिर बंदा ये सोचता है कि अच्छा, अगर ये इस स्टेजेस पर है, तो इस स्टेजेस को मैंने इस यहाँ से इवॉल्व कैसे होना है। बिल्कुल। उसमें फिर जो टेक्निक्स बताई जाती हैं कि किस तरह से हम उन फंड्स को हलाल तरीके से बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर लेते हैं, कुछ लोग शरिया कंप्लायंट की बेसिस जी, पर बिल्कुल। उनको होता है कि वो शॉर्ट्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे। तो वहाँ पे फिर हम एक प्रॉपर शरिया कंप्लायंट वेज़, जो कि स्टेकिंग्स होती हैं, लिक्विडिटी पूल्स होती हैं। स्टेकिंग लिक्विडिटी पूल के बारे में थोड़ा-सा आप बताइए कि आपका अगर एक्सपीरियंस रहा, तो जी, वो कैसा रहा? कोई आपने पूल्स ट्राई किए, कुछ स्टेकिंग यील्ड्स ट्राई की, जी। और उसने आपको कैसे हेल्प की कि जो आपका एक रेड पोर्टफोलियो अगर चल रहा था, तो कैसे वो उसे आप कंपनसेट कर पाए? जी, सलमान भाई, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आपके पास जब कॉइन हो ना, तो उसके उससे पैसा जनरेट करने के और भी बहुत ऑप्शंस हैं। तो उसमें से ये थे, लिक्विडिटी पूल्स थे, स्टेकिंग थी। तो दीज़ हेल्प्ड अ लॉट। जब आप सब रेड हो चुके हैं और आप उम्मीद छोड़ चुके हैं और आपको पता चले कि आपका कॉइन स्टेक करने से या लिक्विडिटी पूल में डालने से आपको 30-40% रिटर्न पर ईयर मिल सकता है या इससे भी हायर मिल सकता है, जो कि हुँ, कुछ बैचमेट्स ने लिया भी, हमने भी कॉइन स्टेक किए क्योंकि पोर्टफोलियो में थे और उन पे अच्छे रिटर्न्स आ रहे थे लिक्विडिटी पूल्स में। तो वो एक्सप्लोरेशन एंड कैलकुलेशंस ऑफ दोज पूल्स एंड हाउ टू गेट अवॉइड कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी और ये सारे एंगल्स को डिस्कस करते हुए हमने बहुत अच्छे रिटर्न्स लिए। वीकली रिटर्न 7% तक भी गए कुछ लोगों के। इवन सम जहाँ लिक्विडिटी टीवीएल वगैरह ऊपर नीचे हो रही थी, तो देयर चेंज, बट वी वर एबल टू आइडेंटिफाई कि अच्छा, अब इस कॉइन की ये यूज ठीक है, अब इस कॉइन को लिक्विडिटी में डाल दो, अब इसको स्टेकिंग में डाल दो, अब इसको हेजिंग की तरफ ले जाओ और इसके अगेंस्ट कोई हुँ, ऐसा कॉइन ले लो जो अब परफॉर्म कर सकता है। तो ये बहुत मजा आया इसमें ना, इतने ज्यादा अल्टरनेटिव्स निकले और बैचमेट्स ने किया एंड द रिटर्न्स वर आउट क्लास। यानी कि अगर आपको 40% रिटर्न मिल रहा है, इट बीट्स द मार्केट, इट बीट्स, आई मीन, द स्टॉक एक्सचेंज, इट बीट्स अ लॉट ऑफ द other instruments that are available for investment, हुँ, हुँ, बिल्कुल। especially तो हाँ, ये सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। लिक्विडिटी पूल्स की जो वकास भाई बात कर रहे हैं, तो ये लिक्विडिटी पूल्स क्रिप्टो की दुनिया में बहुत बड़ा बेनिफिट उन लोगों के लिए जो कि ट्रेडिंग को टाइम नहीं दे पाते, किसी भी पर्सनल रीज़न्स की वजह से, कमिटमेंट्स की वजह से, या अगर वो कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, और इवन वो इन्वेस्टमेंट पे भी टाइम अपना स्पेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो स्क्रूटनी नहीं कर पा रहे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो या क्रिप्टो की हो। लेकिन क्रिप्टो में आप क्या कर सकते हैं, आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, चाहे वो फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, आपकी कमोडिटी मार्केट हो, वहाँ पे जब ट्रेडिंग ब्रोकरेजेस पर हो रही होती है, तो वहाँ पे उनको लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो यूजुअली ये होता है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स को होल्ड करते हैं और वो लिक्विडिटी इंजेक्ट करते हैं, उसकी बेसिस पर ट्रेडिंग चल रही होती है। आप देखते हैं बाइनेंस, बायबिट, कॉइनबेस पे जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग चल रही है, स्पॉट की चल रही है, तो उसके अंदर जो पैसा मूव हो रहा होता है इधर से उधर, वो एज अ लिक्विडिटी काम कर रहा होता है। तो कोई भी जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लिक्विडिटी पूल्स के फंड्स बने हुए होते हैं, वो इंजेक्ट करते हैं और उसकी बेसिस पर भी ट्रेडिंग हो रही होती है। अब क्रिप्टो की खूबसूरती ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है, आपको ब्लॉकचेन्स का आइडिया है, ऑन चेन आपको पता है कि मूवमेंट्स कैसे करनी है, तो आप जो है अपने फंड्स को, चाहे वो यूएस डॉलर्स की फॉर्म में हो या किसी कॉइन के फॉर्म में हो, आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाते हैं। नॉर्मल दुनिया के अंदर आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए, लेकिन क्रिप्टो की खास बात ये है, इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम की, इकोसिस्टम की खूबसूरती ये है कि अगर आपके पास $50 का भी पोर्टफोलियो है, तब भी आप एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं और उसके ऊपर आप एक बड़ी अच्छी अमाउंट जो है वो एपीवाई अर्न कर सकते हैं, और ये एक हलाल वे में होगी। इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि ये फिक्स नहीं होती, ये वेरिएबल होती है। तो वेरिएबल का मतलब ये है कि जो आपका जो कॉइन है उसकी कीमत तो ऊपर नीचे हो रही है। फॉर एग्जांपल इथेरियम है, इथेरियम की प्राइस ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, और अगर आपके पास इथेरियम है और अगर आप इसको पूल्स के अंदर डोनेट करते हैं, डोनेट मत करने का ये मतलब नहीं कि आपने बस दे दिया, लेकिन आप सिस्टम को हेल्प आउट कर रहे हैं, क्योंकि इथेरियम जो है वो आपके पास प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है, पीओएस जिसको हम कहते हैं। जैसे बिटकॉइन जो है प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं। तो इस तरह से लिक्विडिटी पूल्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेकिंग में करते हैं, तो आपका जो रेड पोर्टफोलियो होता है उसको आपने मैनेज कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अंदर स्कैम्स भी बहुत सारे होते हैं, तो स्कैम से फिर देखने कि आपने किन प्रोजेक्ट्स में जाना है, कहाँ पे फार्मिंग करनी है, कहाँ पे नहीं करनी, तो उसके बारे में पूरी एक गाइडेंस दी जाती है हमारे स्टूडेंट्स को। पूरा गाइड किया जाता है कि कहीं वो किसी ट्रैप के अंदर ना फँस जाएँ।
और ये वो सारे एक्सपीरियंस होते हैं कि जो कि पर्सनली मैंने अपनी पूरी जर्नी के अंदर फेस किए हैं, चाहे वो लॉसेस की फॉर्म में हो या विंस की फॉर्म में हो, तो वो एक पूरी जर्नी शेयर की जाती है। तो विकास भाई ये बताइए कि ऑन चेन एनालिसिस में या फिर जो ट्रेडिंग में ऑन चेन एनालिसिस आपको हेल्प आउट अगर कर रहा है, जो हम हमारे पास जो लेक्चर्स आते हैं जिसमें हम वेल्स वॉलेट को ट्रैक करते हैं, उनकी मूवमेंट्स को देखते हैं, बिग प्लेयर्स या वीसीज क्या काम कर रहे हैं, वो आपको ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट में अगर आपको हेल्प मिली है तो किस लेवल की हेल्प मिली है, या आपको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे थे? अच्छा सलमान भाई, ऑन चेन एनालिसिस से तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि ऑन चेन एनालिसिस में तो पूरी चेन के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही है वो सारी आ जाती है आपके सामने। अगर आप इन्वेस्टमेंट माइंड के साथ आ रहे हैं तो यू कैन फाइंड द रिस्पेक्टिव वॉलेट्स जो इन्वेस्टमेंट्स में बहुत स्ट्रांग है, जिसमें मैंने भी किया। मैंने कुछ की ओपिनियन लीडर्स के वॉलेट्स पकड़े और मैंने देखा कि ये किस तरह करते हैं, कर रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। मैंने अपना पोर्टफोलियो वैसे ही तकरीबन थोड़ा सा उसके करीब करीब डिज़ाइन कर लिया कि ब्लू चिप होंगे, ज़्यादा यूएसडीटी में रहना है, क्योंकि इट वाज एन इंडिकेशन कि अगर की ओपिनियन लीडर बाइंग नहीं कर रहा तो यू शुड आल्सो बी केयरफुल एट दिस मोमेंट। जब ये बाय करेगा हम्म, तब हम इसको एनालिसिस कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा था। फिर जो इसकी पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स हैं, कुछ ऐसे वॉलेट्स आपको मिल जाते हैं, यू हैव टू पुट सम एफर्ट इनटू इट, बट आपको ऐसे वॉलेट्स मिल जाते हैं जो टोटली पैसिव इनकम ही जनरेट कर रहे हैं, स्पेशली दी वॉलेट्स इन 2 मिलियन और इससे रेंज से ऊपर जो होते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा एक्टिव ट्रेडिंग नहीं भी कर रहे होते, इधर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एंड जो इन्वेस्टमेंट किया है वो उन्होंने अपनी ये पैसिव इनकम में लगाई होती है। तो वहाँ से आपको नए पैसिव इनकम के आइडियाज़ मिलते हैं। आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं कि बेसिकली इसके ये और कहाँ कहाँ पे ट्रांजैक्ट कर रहा है। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग, यार अच्छा इसके अलावा ये भी है 1 इंचेस अवे और समथिंग, कोई और भी मतलब जो नोन है उसके अलावा भी मिल सकते हैं। थर्ड जो सबसे हम्म, मज़े की बात थी, जो ट्रेडर्स को खास तौर पे बहुत पसंद आती है, कि आपको ट्रेडिंग वॉलेट्स मिल जाते हैं, तो उसको स्क्रूटनाइज हम्म, करने में थोड़ी सी देर लगती है। I was able to हम्म, identify wallets of individuals, trading platform, trading floors के सिंगापुर के वॉलेट्स मैंने, इंस्टीट्यूट्स के वॉलेट्स मैंने निकाल लिए। अब उसके हम्म, आपकी जो अपना रिस्क एपिटाइट और फंड्स है ना, उसके साथ आप लिंक कर लेते हैं कि अच्छा दिस इज द वन। तो आई मैं अपनी टर्म में इसको कहता हूँ वेल राइडिंग करते थे हम। वेल एक साइड पे जा रही होती थी तो वी वुड जस्ट टेक ए राइड ऑन इट। बेशक हम पूरी पोजीशन नहीं भी करते थे, लेकिन ओवरऑल हम्म, मुझे अभी भी आप कहें तो मैं अभी भी दिखा दूंगा आपको कि जी पूरी ओवरऑल मार्केट लॉन्ग है, शॉर्ट है, किस कॉइन पे कितने लॉन्ग हैं, कितने शॉर्ट हैं, कितने विनर्स वॉलेट्स हैं, कितने लूजर वॉलेट्स हैं। ये ऑन चेन का कमाल था। तो टू बी ऑनेस्ट, ऑन चेन से तो पूरा सिस्टम समझ ही तब जाता आता है कि आप जिस एंगल से भी सोचना चाहें, एनएफटी से सोच लें तो वो सबसे सब वॉलेट्स मिल जाते हैं आपको। यू नीड एग्जैक्टली। और जी। जी, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा कि ऑन चेन एनालिसिस ही एक ऐसी चीज़ है, जो कि क्रिप्टो के पूरे इकोसिस्टम में किसी भी ट्रेडर, इन्वेस्टर को एक एज देती है कि वो बाकी जितने भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनसे बेहतर परफ़ॉर्म कर सके। क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और ऑन चेन एनालिसिस, ये 3 तरह के एनालिसिस हैं जो हमारे कोर्स में डिटेल में सिखाए जाते हैं। 2-2, 3-3 लेक्चर्स इन सभी एनालिसिस के ऊपर हैं। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ऑन चेन एनालिसिस है, क्योंकि अगर आपको ऑन चेन एनालिसिस करना आ जाता है, ब्लॉकचेन की रीडिंग आ जाती है, आपको ये पता चल जाता है कि मिलियन डॉलर्स की पोजीशंस इथेरियम पे लॉन्ग हैं या शॉर्ट हैं, या बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स पे होती हैं, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देती हैं। तो आपने जो टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल की बेसिस पर जिस प्रोजेक्ट को चूज़ किया होता है, उसमें ट्रेड्स ओपन करने में आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि आपको लेवल्स भी दिख रहे होते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा ऑन चेन एनालिसिस में डिफरेंट लेवल्स पे जो ऑर्डर्स बिक लगे होते हैं, वो भी नज़र आ रहे होते हैं। उसकी रीडिंग में भी बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल हो जाते हैं कि उनकी ट्रेडिंग जो 5 मिनट की है, 1 मिनट की है, स्कैल्पिंग्स करते हैं, या इवन अगर लॉन्ग ट्रेड्स बड़े टाइम फ्रेम पर भी ओपन लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी कुछ उनको हेल्प मिल जाती है। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा कि आपने लेवल्स को देखा और देखा कि मार्केट में कहाँ क्या ज़्यादा फ्लो चल रहा है, और फिर आप उस सेक्टर के अंदर घुस गए, कंपाउंडिंग वगैरह, इस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस आपके रहे? जी सलमान भाई, इसमें तो मतलब इसके ये जो आपने तीनों बातें की, तीनों के बड़े मज़े के एक्सपीरियंस रहे। हमें वो भी पता चल गया फंड्स कहाँ फ्लो कर रहे हैं, तो हमने स्कैल्प कहाँ पे करना है इस वक्त। तो बड़ी सेफ स्कैल्पिंग हो जाती है आपकी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वॉल्यूम भी आ रहा है, फंड्स भी आ रहे हैं, तो हम अपने स्क्रीनर से वो निकाल लेते थे कॉइन्स। अच्छा ये नीचे को नहीं आएगा क्योंकि इसमें इतना मोमेंटम आ चुका है, इतना वॉल्यूम आ रहा है, और ये ऑन चेन से हमें स्क्रीनर से मिल गया था, तो हम उस तरफ चले जाते थे। ये ट्रेडिंग की स्कैल्प की बात है। फिर कुछ मैच्योर होते थे हमारे स्क्रीनर्स, ऐसे थे जो 8 और 1 डे के ऊपर होते थे, तो जब उसमें वो हाईलाइट होता था, मैंने तो अलर्ट्स लगाए हुए थे, पंप अलर्ट और डंप अलर्ट्स। तो पंप अलर्ट्स पे मैं उनको फिर चार्ट्स पे जाके मजीद स्विंग ट्रेड्स बनाना शुरू कर देता था।
और ये वो थे जिनमें हम पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे। तो ट्रेडिंग में आउट क्लास हेल्प हुई। फिर हमें ये लेवल भी पता चल जाते थे, लिक्विडेशन लेवल्स यहाँ पे हैं, तो यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, ये इसको हंट करेगी लिक्विडेशन को, एंड देन मूव बैक, द प्राइस विल मूव बैक। हुँ, इसको हम जब फराज भाई की कुछ स्ट्रेटजीज के साथ लिंक करते थे तो बहुत ज़बरदस्त राइड्स मिलती थी। तो हुँ, हुँ, स्ट्रेटजीज तो हमने बहुत एक्सप्लोर की इसके थ्रू, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हुँ, हुँ। सही, सही। तो विकास भाई थोड़ा-सा अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि इस ये तो अभी ऑन चेन एनालिसिस की हम बड़ी बातें कर रहे हैं। ये तो बड़ा लग रहा है कि ये बड़ा मुश्किल काम है और इसको कोई ऐसा लेट्स से कि ईयर 12 का कोई बच्चा है या बैचलर्स कोई कर रहा है या कोई खातून है, वो घर से मतलब हाउसवाइफ़ हैं। जी। तो उनके लिए तो बड़ी ये एलियन बातें हैं, तो वो फिर कैसे समझ पा सकते हैं कोई इसको? सलमान भाई, इसमें ना एक तो कोर्स इतना ज़बरदस्त डिज़ाइंड है कि वो आपको बिल्कुल बेसिक से ऊपर को लेके जाता है। ऑन चेन यानी कि ब्यूटी ऑफ द कोर्स इज ऑन चेन इज एट द एंड, ठीक है ना, बनता भी एंड पे ही है। इतना इन डेप्थ अगर कुछ है तो एंड पे होगा। लेकिन उसके बाद ये है कि आपकी इसकी बेस पे प्ले बुक्स डिज़ाइन हो जाती हैं और आप दे भी देते हैं। उसके अलावा सारे बैचमेट्स मिलके भी प्ले बुक डिज़ाइन कर रहे हो। तो आई मीन इन आवर बैच वी वर एबल टू जस्ट लिस्ट द 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5, ये स्टेप्स करने हैं। ऑब्जर्वेशन किसी की तेज है वो कर सकता है, कोई एक और बैचमेट डिस्कस करता है तो एक और पॉइंट लेके आता है। वी जस्ट फाइनलाइज दी कि यार ये वाली ना इसकी वो बनती है। तो वो फिर जो हमारी एलुमनाई या जो बैच का ग्रुप चल रहा होता है उसमें भी लोग अपनी प्लेलिस्ट शेयर करते रहते हैं। देन वी रिफाइन देम इनटू ए वेरी सिंपल प्ले बुक। और वैसे भी कोर्स में अगर बच्चे को इंग्लिश आती है या हाउसवाइफ कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश और थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन स्किल है जो कि खुद ही हुँ, काम करने से रिफाइन हो जाएगी। बेसिकली अगर थोड़ी सी भी ऑब्जर्वेशन स्किल है तो दे कैन डू अ लॉट इन दिस इकोसिस्टम, और इस कोर्स की हेल्प से तो बहुत आगे चले जाएंगे। हुँ, Then हुँ, you're not alone. The best part is that you have a full batch working with you. You have a mentor who does 2 or 3 sessions. Then you have a trainer who does lengthy sessions. तो इतनी ज़्यादा brainstorming होती है. This is the beauty. मैंने वैसे भी एजुकेशन ली हुई है और वो जो एजुकेशन है उसमें इतनी brainstorming मैंने कभी नहीं देखी। ठीक है, तो ये हुँ। जो brainstorming sessions होते हैं ये बहुत आउट क्लास होते हैं. They refine the whole thing for you. एग्ज़ैक्टली और ऐसे ही है कि यूट्यूब पे अगेन कंटेंट सरमाया के प्लेटफ़ॉर्म से भी आपको लोगों को हमारी ऑडियंस को देखने को मिलता है और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लोग ये कंटेंट क्रिप्टो से रिलेटेड देख सकते हैं। मसला ही यहाँ ये आता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। बिल्कुल, तो जो हम पॉइंट बाय पॉइंट के पहला स्टेप है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और आपको गाइडेंस मिलना और मेंटर आपके सर पे होना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, तो इसी तरह ही हमने अपनी कम्युनिटी को डेवलप किया हुआ है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर मेंटोर्स की टीम होती है, मैं एज़ अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ और इसमें हमारा यही होता है कि कम्युनिटी को बिल्डअप करें और कम्युनिटी खुद भी जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में भी इंटरेक्शंस करते हैं। उससे ये होता है कि एक फोर्स बन जाती है और फिर प्रोजेक्ट मेकिंग जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर होता है तो हर कोई स्क्रूटनी कर रहा होता है, हर कोई अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस कर रहा होता है। तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है। तो अगर किसी को कुछ लैग कहीं किसी भी टेक्निक के अंदर हो रहा होता है तो बाकी उससे उनको हेल्प मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल। तो ये हमारी कम्युनिटी का बहुत ज़बरदस्त पार्ट है नो डाउट। जिसमें हम प्राउड भी फील करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी हेल्प आउट करते हैं और एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर करते हैं। अब जैसे विकास भाई आपका बैकग्राउंड जो है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है और यहाँ पे हम बड़ी टेक्निकल टर्म्स ऑन चेन एनालिसिस और इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। जी, तो अगेन ये शो करवाती है कि एक जेल होकर इस ये पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है ताकि लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। और अगेन हम यहाँ पे यही करते हैं कि कुछ हमारे बोनस लेक्चर्स भी होते हैं जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। इसमें कॉइन्स की जनरेशन क्या आप अपना क्रिप्टो का कॉइन लॉन्च कैसे कर सकते हैं, बना कैसे कर सकते हैं। अगेन हम डिस्करेज करते हैं कि आपने उस मीम कल्चर में नहीं जाना कि आप बिल्कुल, पंप एंड डंप स्कीम्स के ऊपर जाना शुरू कर दें कॉइन्स बनाकर। एक एथिकल फॉर्म जैसे हैकिंग होती है, बिल्कुल। एक एथिकल हैकिंग होती है और एक अनएथिकल हैकिंग होती है। जी, तो सॉर्ट ऑफ एथिकल चीज़ें हम बताते हैं कि आप कॉइन को आपने जनरेट कैसे करना है। अब अगर कॉइन को जनरेशन अगर कोई बिज़नेस मॉडल बनाना चाहता है, आपका कोई भी रेस्टोरेंट है, आपकी बिल्कुल, कोई भी आप कोई बिज़नेस रन कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप अपना कॉइन जनरेट कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है कि आप कहें कि जिसके पास 10 कॉइन्स होंगे, तो उसको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस तरह के कुछ पर्क्स जो हैं, आप जो न्यू जनरेशन है, उसको भी अपना जो बिज़नेस मॉडल है, उसको बता सकते हैं कि वो इन चीज़ों को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ बोनस लेक्चर्स भी आते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ों को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं और अगेन इसके अंदर ये सारा जो है वो प्रैक्टिकल काम होता है। कहीं भी आपको एक्सेल शीट्स या कहीं भी थ्योरी आपको नहीं दी जाती कि आप उसको बैठ के पढ़ना शुरू कर दें। सभी टूल्स एंड सिस्टम बहुत ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन्ड है, उनको यूज़ कैसे करना है वो सारा एक्सप्लेन किया जाता है। कोई भी 2 टेक
की टेकअवेज़ वकास भाई अगर आप बता सकें कि कोई भी ऐसे 2 चीज़ें जिसने थ्रू आउट आपको हेल्प की और आपको लगा हो कि हाँ यार ये जो 2 आइटम्स हैं, 1 या 2 आइटम जो भी आपके माइंड में आ रहे हों कि जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया, चाहे वो प्रॉफ़िटेबल होने में हेल्प आउट किया या जो आपके प्रॉफ़िट से उनको आपने सिक्योर कैसे करना या बिल्कुल। अगर आपके लॉसेस हो रहे थे तो आपने उसको मैनेज कैसे किया या स्कैम से कैसे कोई भी 1-2 चीज़ें जो आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? जी, इसमें सलमान भाई सभी एंगल्स पे इंटरेस्टिंगली छोटा-सा इकोसिस्टम है, तो सभी एंगल्स पे एक्सपीरियंस हो गया। सबसे पहले जब ये बिगेस्ट लिक्विडेशन हुई, तो हमारे पोर्टफोलियोज़ हमने ऐसे डिज़ाइन किए हुए थे, वी वर ओनली 8.5% नेगेटिव। हम उस दिन कैश होना चाहते या उस वीक में भी कैश आउट होना चाहते, तो इतना वेल डाइवर्सिफाइड और वेल डिज़ाइन्ड पोर्टफोलियो था कि वी कुड हैव सेट 8% का लॉस लेते और बैठ जाते, एंड देन वी कुड हैव कम बैक इन। ये बहुत बेनिफिट हुआ। उसके बाद स्कैम्स, और इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि हमें स्क्रूटनाइज़ करना आ गया। इवन दीज़ पैसिव इनकम स्कीम्स जो हमने बात की है, इसको भी स्क्रूटनाइज़ करने के लिए ऑडिट्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम देखते हैं। तो रिसेंटली एक दिसंबर का ही एक कॉइन था जो 200-300% पंप हो रहा था, एंड आई लुक्ड एट हुँ, इट्स हुँ। वॉलेट एंड आई वेंट टू द ओनर्स, क्योंकि मैंने ऑन चेन किया हुआ था, तो मैंने ओनर्स को आइडेंटिफाई किया, तो मुझे पता चला यार ये तो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं जिसमें ये पंप करते हैं, देन खुद गायब हो जाते हैं उसमें से। तो मैंने हुँ, उसको हुँ। अवॉइड किया। तो वो आई मीन इट वेंट अप फॉर 2 वीक्स, और एक मेरे ख्याल 4 आवर्स की दो वो जो कैंडल्स थी उसमें वो बिल्कुल जीरो हो चुका था। तो वो बड़ा सिंपल था, 98.5% होल्डिंग थी उनके पास, एंड दे हैड ए हिस्ट्री बिहाइंड देम, बट बिकॉज वी हैड एन एज कि हमें थोड़ा सा एक स्टेप या 2 स्टेप या 4 स्टेप हम आगे थे सिस्टम को समझने में, तो वी अवॉइडेड दैट स्कैम। सिमिलरली हुँ, हुँ। इसमें हिस्टोरिकली बहुत सारे स्कैम्स होते हैं पैसिव इनकम स्कीम्स में, तो उसमें हम प्लेटफॉर्म को कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्क्रूटिनाइज करना है। वो बहुत बड़े बड़े लालच देते हैं, 500% रिटर्न, 600% रिटर्न, उससे उसको खैर एक तो ये इंडिकेशन इटसेल्फ रेड फ्लैग है, लेकिन इस इकोसिस्टम में रेड फ्लैग्स बहुत है। तो ये कोर्स में जो रेड फ्लैग्स की आइडेंटिफिकेशन है और स्क्रूटिनाइजेशन है, दैट्स ए बिग थिंग, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है और आप उसको डालें कि इकोसिस्टम में हैकिंग की है, हैकिंग के इश्यूज होते हैं, फिर हैकर्स को ट्रैक कैसे करते हैं अगर आपके फंड्स हैक हो गए हैं, वी डिस्कस दैट एज वेल इन हुँ, आवर हुँ। सेशंस। तो बड़ा जी। जबरदस्त मिक्सचर था इसमें। इसी से मैं फाइनल क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जैसे विकास भाई ने बताया अगेन जब पोर्टफोलियोज़ रेड होते हैं, जब लिक्विडेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, आप लोग हिस्ट्री उठा के देख लें कि लास्ट 2-3 मंथ्स नवंबर, दिसंबर के जो बुल्स एंड बेयर था, ओवरऑल जो मार्केट का सेंटीमेंट भी डाउन है, फियर इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा हाई है। मार्केट्स की क्वार्टर काफ़ी हद तक रेड रहा है। लेकिन बुल्स एंड बेयर्स के शो के अंदर भी जो भी कॉल्स हम देते रहे, मैं देता रहा हूँ, उसके अंदर आपको बहुत बड़े-बड़े गेन्स देखने को मिले। अगेन ये वही खूबसूरती है ऑन चैनल एनालिसिस की, अगर आपको ये रीड करना आ जाए कि किन स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर मनी की रोटेशन हो रही है, बिल्कुल। क्योंकि पैसा कभी भी इकोसिस्टम से बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल जाता। जी। कुछ निकलता है यूएस डॉलर्स की फॉर्म में चला जाता है, लेकिन बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाता है, एक नैरेटिव से दूसरे नैरेटिव में। तो अगर ऑन चेन एनालिसिस आपको देखना आता है तो आपको ईजिली आप उस चीज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक वीक के अंदर किस सेक्टर के अंदर पैसा आ रहा है, फिर आप उस सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को हंट करते हैं और आपको ईजिली अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, बिल्कुल। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, वीक की ट्रेड ओपन करनी है, 2 वीक की करनी है, तो आप पीस ऑफ माइंड के साथ, क्योंकि आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, आपके पास डाटा की बैकिंग है, तो आप उन पोजीशंस को होल्ड भी कर सकते हैं, ट्रेड आइडियाज़ को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और अगेन जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि आपके पास एजुकेशन हो कि आपने बिल्कुल। स्कैम से, फ्रॉड से कैसे बचना है, क्योंकि ये इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, इतनी मैच्योर अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, इसके अंदर बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि हम मेरा फ़ोकस भी यही होता है कि मैं ये नहीं कहता कि आपकी जो बिज़नेस या जॉब की इनकम है, आप सारी इसमें इंजेक्ट कर दें। बिल्कुल। अब स्टार्ट में ऑब्वियसली हमें थोड़ा-सा एक पुश चाहिए होता है, थोड़ा-सा हमें सीड इन इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन मेरी एडवाइस भी यही होती है और हमारी कोशिश भी यही होती है कि इसी इकोसिस्टम से ही पैसा बनाया जाए, जो फिर इसी में ही इन्वेस्ट किया जाए। वो ट्रेडिंग से बनाया जाए। ट्रेडिंग में हमारी 1 मिनट की और 5 मिनट की स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसमें डिफरेंट लिक्विडेशन लेवल्स को देखते हुए, हमारे पास स्क्रीनर्स हैं, उस स्क्रीनर्स को यूज़ करते हुए हम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे की बेसिस पर, 4 आवर्स की बेसिस पर अपनी स्कैल्पिंग करते हैं और यहाँ से जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो अगर हमारी कोई स्पॉट की इन्वेस्टमेंट्स की पोज़ीशंस जो हैं वो नीचे भी हैं, तो उन पोज़ीशंस को हम टॉप अप करते हैं। वकास भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम थैंक का, यू। आज आपने टाइम दिया, जी, सलमान भाई, अपनी इसमें जर्नी मैं शेयर की। छोटा-सा कुछ ऐड कर दूँ, एक और एवेन्यू था जो बहुत ज़बरदस्त था, आई थिंक एवरीबॉडी शुड नो अबाउट दैट एज़ वेल।
इसमें हम इतना वेल इक्विप हो गए थे कि रिसेंटली मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था कि एक मतलब वीसी हैं हसीब कुरैशी, उनकी टीजीई पे और इस तरह पे इवेंट्स पे डिस्कशन थी एंड आई वाज़ लिसनिंग टू दैट डिस्कशन एंड आई वाज़ लाइक ये तो वही बातें कर रहा है जो हम कर रहे हैं। मतलब 80% वाज़ व्हाट वी न्यू एंड 20% ऐसा था जो हमें नहीं पता था, लेकिन दैट इज़ लाइक 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बट हम ये थे कि विद दिस कोर्स वी वर वेरी क्लोज टू हिम। सिमिलरली मैंने जी, ये जो बाइनेंस की वाईजेड आई लैब्स हैं जो उनकी वीसी आर्म है, तो उसकी ना जॉब्स आई थी इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर की, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेड की, और कुछ पाकिस्तान में भी इंटरेस्टिंग जॉब्स थी उनकी। तो इन जॉब्स पे मैंने देखा कि जो रिक्वायरमेंट है, ऑल द टर्मिनोलॉजी सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है इन डेप्थ। ये नहीं है कि थोड़ा सा जी, डिस्कस किया हुआ, पूरा उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको किया हुआ। तो इसमें हमारी अपनी कम्युनिटी की सक्सेस स्टोरी भी थी, वो आप शेयर कर दें, और फिर एक आखिरी नोट मैं कर हुँ, दूंगा प्लीज़। जी। बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट ये रेज़ किया है। बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि वेब 3 के अंदर जा रही हैं, जिस तरह की एआई की ट्रांसफ़ॉर्मेशन और ये सब चीज़ें दुनिया में हमें देखने को मिल रही हैं। इसमें लोगों को इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जॉब आईटी सेक्टर में जा रही हैं, नेटवर्क सेक्टर में जा रही हैं। एक तरफ से जॉब शिफ्ट होकर दूसरे सेक्टर्स में जा रही होती हैं और वहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा एज है वेब 3 का सिस्टम, जिसके अंदर क्रिप्टो से रिलेटेड, और क्रिप्टो अगेन सिर्फ लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ ट्रेडिंग है, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें पूरी इकोसिस्टम को समझने का अगर मौका मिल जाता है, तो हम इससे मैक्सिमम बेनिफिट भी ले सकते हैं। हमारे पास सक्सेस स्टोरीज़ हैं क्योंकि हमारी जो कम्युनिटी है, उसके अंदर जो जॉब्स वगैरह आती हैं, लिंक्डइन के ऊपर आती हैं, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर आती हैं, उन जॉब्स को शेयर किया जाता है और ना सिर्फ शेयर किया जाता है, लोग उसमें अप्लाई करते हैं। जो-जो उन्होंने टीचिंग्स या जो-जो लर्निंग्स उनकी गुज़री होती हैं इस कोर्स के अंदर से, उसको यूटिलाइज़ करते हुए इंटरव्यू की कॉल्स आ रही हैं और ये कम्युनिटी में सक्सेस स्टोरीज़ में हमारे पास ये डाटा शेयर भी हो रहा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ़ आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में आपकी हेल्प करती हैं, बल्कि क्योंकि इकोसिस्टम आपको पूरा समझ में आ जाता है, तो आप जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती हैं, और सबसे बेस्ट पास बात इसमें ये होती है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम का तो एक माइंड में हमारे एक फ़ोकस होता ही है कि फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो ये होती है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम एंड स्पेस हो। फ्रीडम ऑफ टाइम से यहाँ पे मतलब ये है कि आप हर वक़्त काम नहीं कर रहे हो। आप हर वक़्त जॉब के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हर वक़्त बिज़नेस के बारे में नहीं सोच रहे। आपके पास ये फ्रीडम हो कि इन स्पेसिफ़िक टाइम पे आपने काम करना है, उन पे नहीं करना, और जो नहीं करना वो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ स्पेंड कर रहे हैं। सिमिलरली फ्रीडम ऑफ स्पेस का मतलब ये है कि आप कहीं से भी बैठकर कहीं भी ऑपरेट कर सकते हैं। जिस तरह से कुछ जॉब्स हैं जो कि हमारी सक्सेस स्टोरीज़ है, उसमें ये हमारे पास था कि वो पाकिस्तान में वो हैं और वो जॉब उनको मिली है, वो रिमोटली मिली है, यूएई की जॉब है। 113,000 टू 150,000 यूएस डॉलर्स का उनका पैकेज है, जो कि फ्लेक्सिबल, वो कहीं से भी दुनिया से काम कर सकते हैं। तो टाइम फ्रीडम और स्पेस फ्रीडम इक्वली इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम की, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम आप कभी भी उस तरह से हम ये कहें कि वो अचीव हो गया तो बड़ा एक मुश्किल होता है, क्योंकि अगेन व्हाट्स नेक्स्ट का एक सिनेरियो चलता रहता है कि अच्छा ये हो गया, अब नेक्स्ट क्या करना है। लेकिन अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ टाइम एंड स्पेस आ गया है, तो फिर आप प्रॉपर्ली चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मैं बड़ा एक बात करता रहता हूँ कि आपको इन मार्केट्स में सक्सेसफुल होना है, तो आपको सिर्फ़ 2 चीज़ें चाहिए। एक बेहतर इंटरनेट और एक आपको लैपटॉप, एक डिवाइस चाहिए। तो आप मार्स पर भी बैठकर भी सर्विसेज़ दे सकते हैं, अगर आपको पूरा इकोसिस्टम समझ आ जाए। चलिए ठीक है वकास भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक आपकी यू वेरी जर्नी मच। आपने मेरे साथ शेयर की। इससे लोगों के लिए बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहेगा, और अगेन लोगों के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्कैम से बचना है, अपने फ्रॉड से बचना है, क्योंकि पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं होता, जो आपने ऑलरेडी पैसा कमाया उसको आपने बचा कर कैसे रखना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। अगेन हमारे कोई भी ये आपसे प्रोमिसेस नहीं होते हैं कि आप 2 दिन में आप मिलियनेयर बन जाएंगे, पैसा डबल कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियलिस्टिक गेन्स माइंड में होने चाहिए। रिस्क को मैनेज करके स्ट्रैटेजीज़ बिल्डअप की गई हैं कि आप रिस्क को मैनेज करके अपनी चीज़ों को बिल्डअप कर सकते हो। स्लोली एंड ग्रेजुअली कंपाउंडिंग की बेसिस पर आप अपनी वेल्थ को जनरेट करते हैं। क्योंकि अगेन अगर आपकी ओवरनाइट कुछ सक्सेस स्टोरीज़ बन रही हैं, तो वो हाईली चांसेस होते हैं कि वो एक फ्लूक होगा बिल्कुल। और आपको डाउन द ड्रेन आपको उसमें इश्यूज़ आएँगे। तो स्लोली ग्रेजुअली कंपाउंडिंग की बेसिस पर रिस्क को मैनेज करके अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हो, पूरी सिस्टम अपनी जर्नी को लेकर जा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है। थैंक यू सो मच वकास भाई। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में भी होती रहेगी। सरमाया.gk, जहां हर फैसला बने सरमाया।